दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये सच्ची घटना है केरल की। केरल का एक जिला पड़ता है पलक्कड़। पलक्कड़ जिले के अंतर्गत एक इलाका आता है, जिस इलाके में एक परिवार अपने खुशहाल जीवन को जी रहा होता है। जिस परिवार के मुखिया का नाम देश सिंह होता है और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम निमिषा पेरिया होता है। निमिषा पेरिया जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर होती है। निमिषा पेरिया जो कि एक नर्स की पढ़ाई कर रही होती है। निमिषा पेरिया नर्स की पढ़ाई करने के बाद एक हॉस्पिटल में जॉब करना शुरू कर देती है। इसी बीच इस निमिषा पेरिया के घर वाले एक पासी के गांव में सुंदर सा रिश्ता देखकर उसकी शादी तय कर देते हैं। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो निमिषा पेरिया के शादी का दिन नजदीक आ जाता है और बड़े ही धूमधाम से निमिषा पेरिया की शादी कराई जाती है। वो शादी होकर वो अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर उसे बहुत ही सुख प्राप्त होता है। उसके एक ससुराल के जो लोग होते हैं वो निमिषा पेरिया को देखकर काफी खुश रहते हैं और इन निमिषा पेरिया और उसके हस्बैंड का जीवन जो होता है बड़े ही खुशहाल तरीके से व्यतीत होना शुरू हो जाता है। दरअसल निमिषा पेरिया जो कि पढ़ने में और अपने काम में नर्स होती है, इसी बीच उसका जो पति होता है वो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, और लेकिन इन दोनों की जो पति और पत्नी का रिश्ता होता है वो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होता है। इसी बीच कुछ दिनों का समय व्यतीत होता है तो प्रिया जो होती है वो अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग कहीं विदेश में जॉब करने चलें। इस बात को उसका पति भी मान जाता है और निमिषा पेरिया और उसका पति एक दिन विदेश जो कि यमन में जाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं। यमन देश की राजधानी ये लोग अपने पासपोर्ट वीजा बनवा कर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये जो निमिषा पेरिया होती है ये अपने पति के साथ वहाँ पहुँचती है, जहाँ पर निमिषा पेरिया एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करना शुरू कर देती है और उसका पति जो नॉर्मल काम होते हैं जैसे कि गाड़ी चलाना और कई सारे वर्क होते हैं उनको करना शुरू कर देता है। अब विदेश में भी यमन में भी इन दोनों की जिंदगी बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है, क्योंकि दोनों अच्छा पैसा कमा रहे होते हैं और अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। इसी बीच कुछ सालों का समय व्यतीत होता है तो निमिषा पेरिया के एक बच्ची हो जाती है। अब इन दोनों में से एक को ये तय करना था कि एक लोग को बच्चा संभालना है और उन पति पत्नी में से एक को नौकरी करनी है, जिस पर ये बच्चा और घर संभालने की जिम्मेदारी उसके पति ने उठा ली, क्योंकि वो तो नॉर्मल काम करता था इसलिए उसने छोड़ दिया। और जो निमिषा पेरिया होती है वो एक अच्छा खासा पैसा क्लिनिक पर नर्स के रूप में कमा रही होती है, इसलिए जो उसका पति होता है वो बच्ची की देखभाल करना शुरू कर देता है और जो निमिषा पेरिया होती है वो वहाँ पर नर्स का काम करती है। कुछ दिन का समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। अब जब पति की जॉब बंद हो जाती है और जो प्रिया होती है वो अकेले कितना कमा सकती थी, इसलिए इन दोनों के ऊपर आर्थिक संकट मंडराने लगा। आर्थिक संकट इस हद तक मंडराता है कि इन दोनों का जो खाने पीने का भी सिस्टम होता है वो भी खराब हो जाता है। इसी बीच इसका पति कहता है कि प्रिया क्यों ना हम लोग अपने देश लौट चलें, अपने वतन अपने देश अपने घर केरल लौट चलते हैं। जब ये जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है प्रिया से, तो प्रिया पहले तो मान जाती है, लेकिन फिर प्रिया कहती है कि क्यों ना आप चले जाओ, मैं यहाँ पर रुक कर जॉब करती हूँ और जब सिस्टम बैठ जाएगा पैसे अच्छे कमा लेंगे तब मैं तुमको फिर बुला लूँगी। उसका पति भी इस बात के लिए मान जाता है और वो उस प्रिया की बेटी और अपनी बेटी को लेकर पासपोर्ट को बनवाकर वापस अपने वतन लौट आता है। इधर जो उसका पति होता है वो अपने वतन इंडिया लौट आता है और जो निमिषा प्रिया होती है वो वहीं पर एक क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। जब काम फिर से शुरू करती है तो इधर इसका पति अपने वतन भारत लौट कर ही आ पाता है। उधर उधर यमन में एक ऐसा हादसा हो जाता है कि लोग अपने घर में ही अपने अपनों को मार काट का सामना करना पड़ता है, और यहाँ तक कि
लोग एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह की खबरें इसके पति को मिलती हैं अब तो ये भी घबरा जाता है, लेकिन इसके संपर्क में इसकी पत्नी प्रिया लगातार बनी हुई थी, इसलिए इसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। ज़्यादा दिनों तक ये समय व्यतीत नहीं हो पाता है कि तभी एक खबर आती है कि उस यमन के राष्ट्रपति के घर को भी जो लोग होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, उन्होंने घेर रखा है। और ये जो निमिषा प्रिया होती है वो अपने देश लौटने की तैयारी कर रही होती है। तभी सरकार की तरफ से एक बयान आता है कि कोई भी विदेशी यात्री या अपने देश का यात्री इधर उधर नहीं जा सकता और न ही कोई नया वीजा बना सकता है। जब ऐसी खबर सरकार ही देती है तो अब जो प्रिया होती है वो वहीं यमन में फंस जाती है, लेकिन वो लगातार अपने पति के संपर्क में बनी होती है, इसलिए उन दोनों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, फिर से समय पलटता है और फिर से यमन की सरकार अपना सारा कुछ लागू कर देती है। लेकिन यमन की सरकार ने अभी तक ये जारी नहीं किया था कि कोई भी विदेशी यात्री यमन में आ सके, क्योंकि वहाँ मारकाट का संकट अभी भी बरकरार बना हुआ था। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है और यमन में जो हालात होते हैं वो काबू में हो जाते हैं। तो जो निमिषा प्रिया होती है, इसी बीच उसकी मुलाकात एक अब्दुल गफार नाम के व्यक्ति से होती है। इसका नाम अब्दुल सहमद खान था, उससे हो जाती है। जब प्रिया की मुलाकात उस शख्स से होती है तो ये दोनों मिलकर, प्रिया कहती है इससे कि क्यों ना हम लोग एक अपना खुद का क्लिनिक खोलें, क्योंकि प्रिया के पास फंडिंग नहीं थी, पैसा नहीं था और विदेश में कोई विदेशी आदमी आकर, कोई विदेशी शख्स आकर अपना खुद का बिजनेस अपने नाम पर नहीं कर सकता। ऐसा वहाँ की यमन का सरकार का जो नियम होता है वो था। इसलिए जो प्रिया होती है वो उसी जो अब्दुल होता है उसी के हिसाब से उसके नाम पर एक अपना अच्छा खासा क्लिनिक बनाती है और वहीं पर उस क्लिनिक में ये जो अब्दुल और प्रिया होते हैं दोनों काम करना शुरू कर देते हैं। इनका क्लिनिक बड़े ही अच्छी तरीके से चलना शुरू हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद अच्छे खासे पैसे कमने लगते हैं। जब उस क्लिनिक से अच्छे पैसे कमने लगते हैं तो ये जो अब्दुल होता है ये उन पैसों में से कुछ पैसे बीच बीच में अपने हिसाब से निकाल लिया करता था, लेकिन जो प्रिया होती है उसे ये पता चल जाता है, क्योंकि दोनों का बिजनेस पार्टनरी का होता है। इसलिए प्रिया और उस अब्दुल में कुछ बातों को लेकर कासुनी भी होना शुरू हो जाती है, लेकिन उस पर इस बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो प्रिया को अब अपनी अंडर कस्टडी में करना शुरू कर देता है। वो प्रिया को गंदी निगाहों से देखना शुरू कर देता है, लेकिन प्रिया अब करती तो क्या करती, क्योंकि वो भी विदेश में अकेली होती है। इसलिए जो अब्दुल होता है वो उसका पासपोर्ट वीज़ा चुपके से अपने पास छिपा लेता है, जिससे कि प्रिया को कुछ पता नहीं लग पाता है। अब प्रिया अपने देश लौटने की तैयारी करती है, क्योंकि जब क्लिनिक में अच्छा खासा पैसा कम रहा होता है और जब वो बीच में उस पैसे को खपत करना शुरू कर देता है तो अब क्लिनिक भी ठप होने की कगार पर आ जाता है, क्योंकि अब प्रिया भी उस क्लिनिक पर ध्यान नहीं दे रही होती है। इसलिए वो क्लिनिक भी ठप होने की कगार पर था। इधर जो वो अब्दुल होता है उसने प्रिया के पासपोर्ट वीज़ा सारे अपने पास छुपा रखे थे और वो उसके साथ गलत काम करने की सोच रहा होता है। लेकिन प्रिया करती तो क्या करती, अब प्रिया अपने देश बिना पासपोर्ट वीज़ा के कैसे आ पाती। इसलिए प्रिया उस पासपोर्ट वीज़ा को अपने पास करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो उस पासपोर्ट वीज़ा को उस अब्दुल से नहीं ले पाती। इसी बीच वो अब अब्दुल को भी अपनाने की कोशिश करती है और कुछ दिनों में वो अब्दुल को अपना लेती है। इसी बीच एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर प्रिया उस अब्दुल को अपने बेडरूम में सुला देती है और उसे नशे के इंजेक्शन लगा देती है। जब प्रिया पहला डोज देती है तो वो नशे में नहीं आता है। इसी बीच प्रिया सोचती है कि क्यों ना उसे नशे में करके उसके घर की सारी खोजबीन करके अपना वीज़ा पासपोर्ट ढूंढ ले। लेकिन वो पहले डोज में जब बेहोश नहीं होता तो प्रिया एक और ओवर डोज बनाती है और उसके इंजेक्शन लगा देती है और प्रिया को यह पता नहीं लगता है कि कब उसकी उसी ओवर डोज के चलते मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है, प्रिया जब अपने पासपोर्ट वीज़ा को ढूंढ रही होती है नहीं मिलती और जब वो
वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसी बीच पुलिस केस बन जाता है और उस अब्दुल के घर वाले इस प्रिया के नाम एफआईआर दर्ज करा देते हैं। लेकिन जब एफआईआर दर्ज होती है तो प्रिया को पुलिस अपनी अंडर कस्टडी में कर लेती है और उसे थाने लेकर पहुंच जाती है। प्रिया जब थाने में पहुंचती है और पुलिस जब उस केस के बारे में उससे पूछती है तो वो अपना जुर्म तुरंत ही कबूल कर लेती है और वो कहती है कि मैं भारत की रहने वाली हूँ और मैं यमन में आकर फंस चुकी हूँ और ये जो अब्दुल है इसने मेरे साथ घिनौना कृत्य करने की कोशिश की, लेकिन मैं ही जानती हूँ कि मैंने अपने आप को कैसे बचा पाया और इसने मेरे पासपोर्ट वीजा सारे छिपा लिए हैं। लेकिन पुलिस इस प्रिया की बात को जरा भी मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उसे सलाखों के पीछे डाल देती है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है। प्रिया जब सलाखों के पीछे होती है फिर से उसकी छोटे कोठों में सुनवाई होती है तो इस प्रिया को सजाए मौत की जो फांसी की सजा होती है वो सुनाई जाती है और जब प्रिया को फांसी की सजा सुनाई जाती है इधर उसका जो पति होता है वो बरकरार प्रिया के संपर्क में था, लेकिन वो करता तो क्या करता, इसलिए जो प्रिया होती है उसे जब फांसी की सजा दी जाती है तो अब इधर उसके पति को भी इस बात की दिक्कत होती है। वो इस पूरी कहानी पर एक कहानी बनाता और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता और उसकी ये जो पुकार होती है सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचती है और सरकार हरकत में आ जाती है। सरकार जब देखती है कि कोई इंडिया का यमन में फंसा हुआ तो सरकार का विदेश मंत्रालय इस पर पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी सुनवाई जब होती है प्रिया की वो छोटे कोषों में सजाएं फांसी की दी जाती है तो प्रिया का कोई वकील होता है वहीं का, वो उसकी याचिका यमन के राष्ट्रपति को देता है, लेकिन यमन का राष्ट्रपति भी उसकी याचिका खारिज कर देता है और उसे फांसी की सजा दी जाती है। प्रिया को फांसी की सजा 31 जनवरी 2025 को दी जाएगी। इस पर जो यमन के राष्ट्रपति ने उसका खारिज किया थी उसकी रिपोर्ट वो भी कर दी है और इधर जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो उसकी हर मुमकिन कोशिश करेगा उसे छुटाने की और उसकी कोई इसमें गलती नहीं होती है क्योंकि उस अब्दुल ने उसका पासपोर्ट वीजा सारा कुछ धोखा लिया था और उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा था कि यहाँ तक कि उसकी जो फोटोज होती हैं शादी विवाह की उसमें भी उसने अपनी फोटो एडिट कर ली थी और वो कह रहा था कि ये मेरी पत्नी है। हालांकि जो भारत का विदेश मंत्रालय है इसमें वो सारी मुमकिन कोशिश करेगा इसे छुटाने की और इस जो प्रिया होती है इसके घर वाले भी भारत सरकार से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों आगे क्या होता है ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है और दोस्तों आज की सच्ची घटना मेरे सुनाने का केवल यही उद्देश्य था कि देखिए कैसे विदेशों में हमारे देश के लोगों के साथ आखिरकार क्या क्या हो जाता है। तो दोस्तों आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।